चलिए नमस्कार, मैं सोनू कुमार। मेरे YouTube चैनल में द्रोणाचार्य में आपका स्वागत है। आपकी जो सेकेंड चैप्टर इतिहास का 12वीं क्लास के इतिहास का एनसीईआरटी जो चल रहा था, उसकी सेकेंड चैप्टर का ये सेकेंड वीडियो होगा। हम लोग पहली वीडियो में इस चैप्टर के बारे में पूरी डिटेल से समझने की कोशिश किए हैं। इससे हम आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे किस तरह से प्राचीन इतिहास में अभिलेख का क्या महत्व है, उसकी जानकारी का हम लोग क्या क्या इसकी स्रोत है, इसके बारे में पूरी डिटेल से इसमें चर्चा करेंगे। क्योंकि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने इसमें अभिलेख लिखवाने का जो काम किया था, इस अभिलेख से हमें प्राचीन भारत का इतिहास जानने का बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है। जो हम कल पढ़े थे उसके बारे में हम 5 मिनट में आपको रिवीजन करवा देते हैं। क्या क्या हम पढ़ें उसकी पूरी डिटेल से हम लोग 5 मिनट में रिवीजन करेंगे। इस 5 मिनट में रिवीजन करने के बाद इसके अगला जो टॉपिक है वहां पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर भाई जो भी हैं मेरे चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को साथ भी शेयर करिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। कल हम लोग पढ़ चुके थे सिंधु घाटी सभ्यता जो था, इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग जान चुके थे। सिंधु घाटी सभ्यता जो था, इस सिंधु घाटी सभ्यता हम इससे पहले पढ़ा चुके हैं, जिसकी टाइम पीरियड 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व था और इसका कार्बन 14 के वीडियो से 1400 से लेकर 1700 ईसा पूर्व था। उसके बाद वैदिक सभ्यता आया जो कि 1500 बीसी से 600 बीसी था। कहते वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया था। ऋग वैदिक काल जो कि 1500 बीसी से 1000 बीसी को कहा गया था। इसमें ऋग्वेद की रचना हुआ था जिसकी वजह से ऋग वैदिक काल कहा गया था। उत्तर वैदिक काल में जो कि 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक को कहा गया था उत्तर वैदिक काल। इस वेद में 3 वेद की रचना हुआ था, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद की रचना हुआ था, इसीलिए इस वेद को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य लोग को माना जाता है जो कि मध्य एशिया से आए थे। इसके बाद को मैक्स मुलर ने बताए थे। यह सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता था। उसके बाद में हम जान रहे थे कि भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद था। कहते जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है और भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। कहते वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। कहते 4 चारों वेदों को हम संहिता कहते हैं। उसके बाद में सबसे पहला वेद है ऋग्वेद है। ऋग्वेद में हम जान पाए कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम ऋग्वेद कहते हैं और इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है, जिसमें बालखिल पाठ के 11 सूक्तों सहित है। इसमें 10,462 ऋचाएं हैं। उसके बाद में हम लोग जान पाए इसमें कि ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। कहते हैं इस वेद के आर्य के राजनीतिक प्रणाली और इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में कहते हैं विश्वामित्र के द्वारा इसके ऋग्वेद के 3रे मंडल को लिखा गया है, जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। कहते हैं 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। उसके बाद में इसके 8वें मंडल में कहते हैं इसके 8वें मंडल के में जो है कि हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है, जो हाथ से लिखा गया था। उसके बाद में चतुष्वर्ण समाज की अगर बात किया जाए, कल्पना किया जाए, तो इस ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है, जिसमें से पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र है। इन सबको ऋग्वेद के 10वें मंडल में लिखा हुआ है। आदि पुरुष ब्रह्मा कहते हैं, आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से जो है कि ब्राह्मण का, और ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का, और इसके भुजाओं से क्षत्रिय का, और जांघाओं से वैश्य से, और चरणों से शूद्र का उत्पत्ति हुआ था। कहते ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 बार, अग्नि के लिए 200 बार ऋचाओं का उल्लेख किया गया, अर्थात इसके इंद्र जो है कि इस काल में प्रमुख देवता हुआ करता था। नेक्स्ट में हम जानेंगे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद के बारे में हम लोग पढ़े थे, कल ही पढ़ चुके थे। स्वस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन करने के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधर्वी कहा जाता है। इसमें जो है कि यज्ञ, धनुष बाण, ये सारी जो नियम कानून है यजुर्वेद में ही लिखा गया है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया, पशुओं को बलि देने का भी विधि किया गया है। इसमें यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य मतलब कहानी और कविता दोनों में लिखा गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। उसके बाद में हम लोग जाने थे कि सामवेद के बारे में हम लोग पढ़े थे। कहते सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर जो गाए जाने वाले ऋचाओं में मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदारती कहा जाता है। उदारती क्या कहा जाता है? उदारती कहा जाता है। इसका संकलन
ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त है जो प्रायः सभी ऋग्वेद से ले लिया गया था। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अब आगे हम बढ़े, इसमें एक नोट में लिखे थे हम कि यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है। अब आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है कि हम बता दें, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र है तथा लगभग 600 गद है। कहते हैं इसके कुछ मंत्र ऋग्वेद से भी प्राचीन है, कहते हैं मंत्रों से भी प्राचीनतम माना जाता है। और औषधों का उल्लेख, मतलब कि आयुर्वेद का भी इसमें जानकारी मिलता है, चिकित्सा व्यवस्था के बारे में जानकारी भी मिलता है। इसी में जादू टोना भूत पिशाच जो भी है मंत्र, ये सारी चीजों के बारे में उल्लेख किया गया है। अब आते हैं, इसमें हम जान रहे थे कि इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियां कहा जाता है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और इसमें हम पढ़ पाए थे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के जो अध्ययन के जो स्रोत है, सबसे पहली बात है कि एक क्वेश्चन के रूप में हमने लिया था। पहले क्वेश्चन बोले थे प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। सबसे पहली बात है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन को हम 3 भागों में बांटे थे। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के हम 3 भागों में हम लोग बांट के पढ़ रहे थे। सबसे पहला भाग है इसमें सबसे पहला भाग है प्राचीन भारतीय के इतिहास को हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। साहित्यिक स्रोतों को हम 2 भागों में बांटे थे। सबसे पहला जो था, आपको बता दें कि सबसे पहला जो था धार्मिक स्रोत, धार्मिक साहित्य। क्या था? धार्मिक साहित्य था। सबसे पहला है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के बाद में हम लोग जो है कि दूसरा है लौकिक साहित्य या धर्मेत्तर साहित्य इसको कहते हैं। सबसे पहली बात है कि धार्मिक साहित्य को पुनः 4 भागों में बांटा गया था और सबसे पहला है जिसमें कहते हैं ब्राह्मण साहित्य। क्या होता है? ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और महाकाव्य है। सबसे पहला बात है कि इसमें हम लोग जान पाए थे कि ब्राह्मण साहित्य में के अंतर्गत 4 वेद आते हैं, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। कहते हैं इसमें ब्राह्मण ग्रंथ भी आते हैं, ऐत्रेय, कौसुतकीय, शतपथ और ब्राह्मण इत्यादि। आरण्यक ग्रंथ भी आते थे, उपनिषद जिसकी संख्या 108 है। वेदांग आते हैं जैसे कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष, स्मृति, ये आते हैं। साहित्यिक एवं पुराण आते हैं, पुराणों की संख्या 18 है, इत्यादि आते हैं। इनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होता है। दूसरा था कि बौद्ध साहित्य। कहते हैं बौद्ध साहित्य के अंतर्गत तीनों पिटक आते हैं, विनय पिटक, सूत पिटक एवं अभिधम पिटक। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक आते हैं। कहते हैं इसमें जातक कथाएं आते हैं, दीप वंश आते हैं, महावंश, मिलिबंधो एवं अंगुत्तर निकाय, और इस सब से बौद्ध धर्म की जानकारी हमें प्राप्त होता है। उसके बाद में अगला है कि जैन धर्म के बारे में पढ़े थे। जैन साहित्य के अंतर्गत जो है कि आगम कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्णन है और 14 पर्व आते हैं। अन्य प्रमुख जैन साहित्य में परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित्र, आवश्यक सूत्र, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र और हरिवंश पुराण, कल्प सूत्र आदि आते हैं। इनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होता है। अगला है महाकाव्य। महाकाव्य 2 गो है, एक रामायण और एक महाभारत से। इनसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होता है। अगला हम लोग जाने थे लौकिक साहित्य के अंतर्गत, धर्मेत्तर साहित्य या लौकिक। कहते हैं लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक एवं जीवनियां आते हैं। ऐतिहासिक में कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र आता है। उसके बाद में इसमें कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी, कलहन की रचना राजतरंगिणी से हमें कश्मीर की जानकारी मिलता है और कौटिल्य की रचना से अर्थशास्त्र से हमें मौर्यकालीन जानकारी मिलता है। उसके बाद में अगला आता है, दूसरा नंबर में आता है इसमें अर्ध ऐतिहासिक काल। कहते हैं अर्ध ऐतिहासिक काल मुद्रा राक्षस यानी कि विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस से कहते हैं चाणक्य की कूटनीतिक से जो नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना किया था, उसके बारे में जानकारी मिलता है। अष्टाध्यायी जो बुक है वो पाणिनि ने लिखा था। इस अष्टाध्यायी से मौर्य पूर्व से मौर्य युगीन की राजनीति पर प्रकाश डालता है। उसके बाद में हम लोग जाने महाभाष्य। कहते महाभाष्य से हमें पतंजलि के द्वारा लिखा गया, शुंग सम्राट पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे ये। इनके ग्रंथ महाभाष्य से हमें शुंगकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होता है। मालविकाग्निमित्र कालिदास की यह रचना है, इसमें शुंगकालीन इतिहास की जानकारी हमें मिलता है। तीसरा है जीवनी। कहते हैं जीवनी में जैसे कि हमने आपको बता रहा हूं कि जीवनी अश्वघोष की रचना है, जिसमें बुद्ध के चरित्र पर प्रकाश डालता है। बुद्ध के चरित्र पर प्रकाश डालता है। कहते बाण भट्ट की रचना हर्षचरित्र है, जो कि सम्राट हर्षवर्धन पर की जीवनी पर प्रकाश डालता है। बिल्हन की रचना विक्रमादेव चरित्र है, कल्याणकारी चालुक्य सम्राट के विक्रमादित्य षष्ठ पर प्रकाश इसको डालता है। उसके बाद में हम लोग जाने थे यहाँ पर ज्ञानक कृत
जयानक कृत में हम लोग जाने थे कि पृथ्वी राज विजय एवं चंद्रवरदायी कृत पृथ्वी राज राजों द्वारा चौहान सम्राट पृथ्वी राज चौहान तृतीय के जीवन पर एवं कृति पर प्रकाश डालता है। उसके बाद में हम पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जान पाए थे इसमें कि भारतीय इतिहास की जानकारी में हम लोग जो है कि प्रमाणित करने के लिए विश्वसनीय स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत भी माने जाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि शिलालेख, अभिलेख, भूआलेख, मुद्राएं, स्मारक और मूर्तियां और चित्रकला, ये सब पुरातात्विक स्रोत है। अब हम जान पाए थे इसमें कि विदेशी यात्रियों का यात्रा विवरण जो था, हम लोग जाने थे विदेशी यात्रियों का यात्रा विवरण में क्या था कि इसमें सबसे पहला यूनानी यात्री सम्राट सेल्यूकस निकेटस के राजदूत मेगास्थनीज था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इंडिका नामक पुस्तक को लिखा था। इनसे भी हमें भारत की जानकारी, प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलता है। दूसरा है महमूद गजनवी, जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल बरौनी 973 से लेकर 1048 ईस्वी तक रहा था। कहते ये इसने अपनी बुक तहकीक हिंद में लिखा है, उस समय की भारत की राजनीति के बारे में लिखे थे। अब आते हैं इसमें, हम लोग जान पाए थे कि मौर्य काल से गुप्त काल तक का अध्ययन के स्रोत क्या क्या था। इसमें हम लोग जान पाए थे मौर्य काल से गुप्त काल के जो है कि जानकारी का क्या क्या स्रोत था, इसके बारे में हम लोग जान पाए थे। सबसे पहली बात है इसमें हम लोग जाने थे कि मौर्य काल में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका और मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी का हमें प्रमुख स्रोत है। इसमें विष्णु पुराण मौर्य कालीन के बारे में जानकारी देता है। विशाख दत्त का नाटक मुद्रा राक्षस है। अगर गुप्त काल की अगर बात करें हम, तो महाकवि कालिदास के रघुवंशम एवं शूद्रक एवं मृच्छ कटिकम से भी हमें गुप्त कालीन जानकारी प्राप्त होता है। यहाँ तक महापंडित राहुल सक्यत्यान एवं काशी प्रसाद जायसवाल द्वारा संपादित मंजूश्री मूल कल्प से भी हमें गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होता है। विशाख दत्त का दूसरा नाटक जिसमें देवी चंद्रगुप्तम से हमें गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होता है। जिस तरह से हम लोग यहाँ तक कंप्लीट आप लोग को जो रिवीजन है हम करवा दिए हैं। अब रिवीजन के बाद में हम आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। आज का वीडियो यहाँ से शुरू होता है। चलिए वीडियो आप शुरू करते हैं यहाँ से। आपका आज का वीडियो है, सबसे पहला हेडलाइन है कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। इतिहास को लिखने में, हमें इतिहास का लिखने में अभिलेख क्या महत्व रखता है। सबसे पहली बात है कि इतिहास को लिखने में हमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देता है, इसीलिए हम लोग इसमें क्वेश्चन के तौर पर लगभग हमने इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में हमने इसमें जोड़ दिए हैं। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन के रूप में हम बनाए हैं कि इतिहास जो लेखन में अभिलेख का क्या महत्व है। पहला क्वेश्चन अथवा में रहेगा अभिलेख किसे कहते हैं। अथवा में रहेगा यही क्वेश्चन में अभिलेखों के दो महत्व बताइए, अथवा में रहेगा। तो इस तरह से ये आपकी ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। इस वीवीआई क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरह से जो है कि ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का बहुत आसान सा हम जवाब देते हैं। सबसे पहली बात है कि इसकी जो जवाब है, कहते हैं इसकी जो जवाब है चलिए इसकी हम जवाब लेते हैं यहां पर। सबसे पहले वैदिक काल के पश्चात अगर मौर्य काल से पूर्व मध्य काल तक के इतिहास लेखन में हमें अभिलेख अत्यंत महत्वपूर्ण। हम लोग जो पढ़ रहे थे 12वीं क्लास का इतिहास जो पढ़ रहे थे, उस इतिहास में पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे। ये हमारा दूसरा चैप्टर का सेकेंड पार्ट होगा। इस पार्ट में इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है, क्या रोल है, इसके बारे में जानेंगे। अभिलेखों का पढ़ा जाना, इसके बारे में जानेंगे। बहुत सारी टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे। ये पूरी एनसीईआरटी जिस भी किसी बोर्ड में चलता है, वो सारी बोर्ड के लिए एनसीईआरटी फुली एनसीईआरटी पर है। और हम लोग इसमें जानेंगे कि बिहार बोर्ड का इसमें स्पेशल ज़्यादा महत्व है। बिहार बोर्ड के लिए हम लोग इसमें तैयारी है। जो भी बच्चे 12वीं क्लास की 26 में परीक्षा देंगे 2026 में, उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। चलिए आपके समय को ज़्यादा ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला जिस टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है इतिहास लेखन में अभिलेखों का महत्व। इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है, इसीलिए हमने एक क्वेश्चन बना दिए हैं कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। तो ये आपकी ये जो क्वेश्चन है बड़ा वीवीआई क्वेश्चन है। और इसमें हम लोग
देखेंगे कि अथवा करके जो है कि 3 क्वेश्चन दिया गया है। या तो आपको इस टाइप से रहेगा, इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है, या क्वेश्चन रहेगा अभिलेख किसे कहते हैं, या इसी में क्वेश्चन रहेगा अभिलेखों के 2 महत्व बताइए, इस टाइप से रहेगा। तो आपकी जो है इसका तीनों क्वेश्चन का एक ही उत्तर होगा, और इसको हम उत्तर को ले लेते हैं, इसमें क्या क्या है ये जान पाएंगे। सबसे पहली बात है कि इसमें कि जब वैदिक काल के पश्चात, जब वैदिक काल आया उसके बाद में मौर्य काल से लेकर पूर्व मध्यकाल तक के इतिहास लिखने में हमें अभिलेख बहुत ज़्यादा जरूरी हुआ। हमें उन सभी राजाओं एवं अन्य लोगों के प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने अभिलेख खुदवाकर तत्युगीन अर्थात उस समय के इतिहास को सुरक्षित करते हुए हम तक पहुंचाया है। अभिलेख हम उसे कहते हैं जो कि पाषाण, धातु, मिट्टी के बर्तनों आदि पर खुदे होते हैं, उसे हम अभिलेख कहते हैं। अभिलेखों में तत्युगीन शासक एवं उनके महत्तहत अपनी उपलब्धियां, विचार, क्रियाकलाप आदि लिखवाते थे। राजा अपने बारे में लिखवाते थे कि हम ऐसा काम किए हैं, फलना युद्ध किए हैं, हमारी राजाभिषेक अब हुआ है, हम ये सारी काम किए, ये सारी जैसी चीजों को राजा लिखवाते थे। मौर्यकालीन प्राचीन महानतम सम्राट अशोक ने भारत के विभिन्न भागों में कई अभिलेख खुदवाए थे। तो इससे हमें प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। ये राजा हमें जो लिखवाता था उससे उस समय के इतिहासों को हम लोग जानने के लिए इन सारी चीजों को अध्ययन करते हैं। चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं और इसकी अगली टॉपिक लेते हैं, अभिलेखों का पढ़ा जाना। आखिर अभिलेखों का जो पढ़ा जाना, कैसे अभिलेखों को पढ़ा जाना था। सबसे पहली बात है कि अभिलेखों का पढ़ा जाना, कहते अभिलेखों के अध्ययन को हम अभिलेखा शास्त्र कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेखा शास्त्र कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं, अंग्रेजी में एपिग्राफी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एपिग्राफी। ऑब्जेक्टिव में ये सवाल रहता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेखा शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। अगली इसमें है एक क्वेश्चन के रूप में फिर एक टॉपिक हम इसमें क्वेश्चन बनाए हैं कि 1886 ईस्वी में भारत के पुरातत्व के विभाग की अभिलेख अध्ययन शाखा की स्थापना हुई थी। 1886 ईस्वी में सबसे पहले पुरातत्व विभाग की अभिलेख अध्ययन का शाखा स्थापित किया गया था। उसके बाद में भारत सरकार में सर्वप्रथम एपिग्राफिस्ट जर्मन विद्वान हॉल्ट जैक थे। कौन थे? हॉल्ट जैक थे। कहते अक्टूबर 1887 ईस्वी में प्रख्यात पत्रिका एपिग्राफिका इंडिका का प्रथम संस्करण प्रारंभ हुआ था। कब प्रथम संस्करण प्रारंभ हुआ? 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी में सबसे पहला प्रथम संस्करण शुरुआत हुआ था। कहते हैं अब उसके बाद में क्या होता है कि प्राचीनतम अभिलेख जो था सारा का सारा प्राकृतिक भाषा में लिखा गया था। जनमानस की भाषा प्राकृतिक था। जनमानस की भाषा क्या था? प्राकृतिक था। कहते हैं सम्राट अशोक, एक टॉपिक है कि सम्राट अशोक के अभिलेख क्या क्या है, इसमें कौन कौन सी भाषा में कौन कौन सी लिपि में लिखा गया है।
सबसे पहला है कि सम्राट अशोक के अभिलेख। तो सम्राट अशोक के जो अभिलेख है ये समस्त भारत में हमें ब्राह्मणी लिपि में प्राप्त हुआ है। शाहबाज गढ़ी एवं मानसेहरा यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान में हमें खरोष्टी लिपि में प्राप्त हुआ है, एवं अब अफगानिस्तान में हमें अरमाइक लिपि में प्राप्त हुआ है। अरमाइक लिपि एवं यूनानी दोनों लिपियों में मिला है। ब्राह्मणी लिपि जो कि बाएं से दाएं लिखी जाती थी, जबकि खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था कि अभिलेख में जो मिला है ब्राह्मणी लिपि कैसे लिखा जाता था, बाएं से दाएं, और खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं, जस्ट इसका उल्टा। इसके आगे बढ़ते हैं हम, कहते अशोक के अभिलेखों का पढ़ा जाना। अशोक के अभिलेखों का पढ़ा जाना, सबसे पहले इस टॉपिक को हम लेते हैं, अशोक के अभिलेखों का पढ़ा जाना। 1750 ईस्वी में टिफेंथलर महोदय ने सर्वप्रथम दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया। तभी से उसके अभिलेखों के अध्ययन के प्रयास किए जाने लगे। उसी समय से अभिलेखों के अध्ययन के प्रयास शुरू हो गए थे। उसके बाद में आगे बढ़ के 1830 ईस्वी में भारतीय अभिलेखों के अध्ययन की कुछ नई महत्वपूर्ण विधियां अस्तित्व में आई। उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल के एक अधिकारी आया था। टकसाल जिसको कहते हैं मुद्रा कोषागार, कहते जेम्स प्रिंसेप ने प्राचीन शिलालेखों तथा सिक्कों में प्रयोग की गई ब्राह्मणी एवं खरोष्टी लिपियों को प्रथम बार पढ़ा। एक सवाल आपसे पूछेगा, भारत में अशोक के ब्राह्मणी लिपि सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ये किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप, कहते हैं जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ये रहा। चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक है, अगला जो है कि इसमें है कि जब अब 1837 की कहानी आता है। 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों का अध्ययन प्रस्तुत किया था। प्रियदर्शी, इसमें देखा गया कि राजा का नाम जो है कि प्रियदर्शी शब्द का प्रयोग किया गया। ये शब्द सम्राट अशोक के रूप में था। कहते हैं एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम उदाहरण लें यहाँ पर, तो उदाहरण में हम लोग देखेंगे कि अशोक के 14 शिलालेखों में से गिरनार यानी कि जूनागढ़ सौराष्ट्र में प्राप्त तृतीय शिलालेख पर ब्राह्मणी लिपि में प्रथम पंक्ति इस प्रकार है, देवानाम प्रियदर्शी राजा एवं अहम। अर्थात देवानाम प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा, ये बात कहा। इसने कहा कि अशोक कहते हैं, इसने कहा कि अशोक अभिलेखों में उसे 3 नामों से प्रयोग किया गया, देवानाम प्रियदर्शी एवं राजा के से संबोधित किया गया।
मास्की यानी कि कर्नाटक में गुर्जर दतिया मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। लघु शिलालेख में उसका नाम अशोक मिलता है। उसका नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और इसमें सबसे पहली बार ये टॉपिक खत्म हो गया और अगली टॉपिक हम लोग अगले क्लास में जान पाएंगे। तो यहाँ तक ही हमारा आज का क्लास रहा। अगला टॉपिक हम कल पढ़ाएंगे, जिसमें से आप लोग को होगा कि अभिलेख इतिहास के द्वार खोलते हैं। इस तरह से हमारा टॉपिक आज का समाप्त हो जाता है। आप लोगों को अगर हमारी वीडियो को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।